नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। 1999 में ये कारगिल युद्ध होता है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो ऐसा हुआ कि 1998 में जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया के सामने ये आ गया था कि हिंदुस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया था। तो दुनिया के सामने ये आ गया था, ये दोनों देशों के पास परमाणु शक्तियां आ गई है। अगर ये देश खुद में लड़ते हैं या युद्ध होता है तो इसका परिणाम जो है वो बहुत ही भीषण होगा, बहुत ही भयानक होगा। तो इसी के चलते जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो 21 फरवरी को लाहौर जाते हैं। 21 फरवरी 1999 को लाहौर जाते हैं और वो एक बस में ट्रेवल करके लाहौर पहुंचते हैं। जैसे ही वो लाहौर पहुंचते हैं तो उनका बहुत ही बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है और उनको 21 तोहफों की सलामी दी जाती है। लेकिन हमको ये नहीं पता था, हिंदुस्तान ये नहीं जानता था कि जिन तोहफों की सलामी वो हमारे प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, उन्हीं तोहफों के गोले जो है वो हमारे वीर सैनिकों की छाती पर दागने वाले हैं। उस समय का वहां का जनरल था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सल्यूट करने से इनकार कर दिया था कि मैं इनको सल्यूट नहीं करूंगा। अरे हम उनके सल्यूट के कोई भूखे नहीं थे, लेकिन हम अपने भाईचारे और अमन के लिए हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने संधि होती है कि ना ही आप हम पे हमला करेंगे और ना ही हम आप पे हमला करेंगे। जो हमारे आपसी जमीनी विवाद है वो हम बिना दूसरे देश के इंटरफेयर किए बिना ही आपस में ही बैठकर सुलझा लेंगे। तो इस प्रकार की वहां पर सभा में बात हुई थी। उसके बाद मैं बता दूं, जो परवेज मुशर्रफ था उसने ये चाल चली थी, ये सारा चक्रव्यूह रचा था और उसके साथ था अजीत खान और जावेद हसन। जावेद हसन, अजीज खान, ये वहां के मुख्य थे। तो जो जावेद हसन है, कहा जाता है कि जावेद हसन ने ही सारा चक्रव्यूह रचा था। ये सारी माला उसी ने गुथी थी। जो कारगिल युद्ध हुआ था ये उसने सारा प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम क्या था कि जब अक्टूबर नवंबर महीना आता है तो कारगिल की जो चोटियां है, टाइगर हिल है, जैसे वहां पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, 18,000 फीट की हाइट की चोटियां हैं। तो वहां पर उस सर्दियों को टेम्परेचर जो है वो -25 से 30 डिग्री तक चला जाता है। तो जब सर्दियां होती है तो हिंदुस्तान की फौजें अपनी वापस चली आती है। ये है पाकिस्तान पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान का, हमारे हिंदुस्तान का पीओके है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। तो एक एनएच जाता है श्रीनगर से लेह के लिए, जो कि आर्मी का गोला बारूद सामान सब कुछ भी जाता है वो इस एनएच के जरिए जाता है लेह के लिए। तो ये जो एनएच है, NH1, वो जो बॉर्डर है, पीओके का बॉर्डर है, उस बॉर्डर को के लगभग लगते हुए जो टाइगर हिल है उसके लगभग नजदीक से ये रोड निकलता है। तो सर्दियों में जो हिंदुस्तानी फौजें होती है वो वापस नीचे कारगिल के नीचे क्षेत्र में चली आती है और जो पाकिस्तान की आर्मी होती है वो अपने क्षेत्र में चली जाती है। लेकिन 1999 में जब हिंदुस्तान की आर्मी नीचे उतर आती है तो पाकिस्तानियों ने जो हिंदुस्तानियों के खाली बंकर हुए थे, जो उनकी पोस्टें थी, बंकर थे, उन पर कब्जा कर लिया, खाली बंकरों में कब्जा कर लिया और अपने आर्मी को वहां पर घुसा दिया और पीछे से उनको तोफ, हाई क्वालिटी की गन, हाई क्वालिटी की जो ग्रेनेड मशीनें होती है बड़ी बड़ी, वो वहां पर भेज देते हैं और काफी मात्रा में युद्ध का सामान भी वहां पर, तोप वगैरह भी पहुंचा देते हैं। तो लगभग वहां पर 140
पोस्टों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तानियों ने, 140 पोस्टों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तानियों ने। उनका ये मकसद था कि ये जो रोड है लेह के लिए जाता है कश्मीर से, श्रीनगर से, तो इसका कनेक्शन जो है वो श्रीनगर से तोड़ना था, ताकि वो इसको तोड़ के लेह को अपने अंडर ले सके। ये उनका हथियाने का उनका मकसद था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को। 3 मई 1999 में जब एक बेटाली गांव है कारगिल में, बेटाली गांव है, बेटाली गांव का एक आदमी था जिसका नाम था ताशी नामग्याल। ताशी नामग्याल की एक याक खो जाती है, उसका याक हो गया था और उसको ढूंढने के लिए वो काफी ऊंची पहाड़ी पर खोजने लगा था। वहां पहले ही ऊंची पहाड़ियां हैं, तो वो दूरबीन लेकर वहां पर उसकी खोज कर रहा था अपने याक की। जैसे ही वो याक को खोजने के लिए जाता है तो दूरबीन में देखता है कि पहाड़ी पर कोई उसको हलचल दिखाई देती है। उसने गौर से देखा तो वहां पर कोई हथियार वाले, दाढ़ी वाले, जो कि इंडियन आर्मी तो बिल्कुल नहीं थी। उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो इलाका है, ये जो चोटी है, ये हमारे हिंदुस्तान में आती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई दाढ़ी वाले हैं, तो ये हो सकता है ये कोई आतंकवादी है। तो वो कोई उसको लगभग 5 या 6 लोग वहां पे नजर आए थे और वो सारे हथियार के साथ वहां पर काम कर रहे थे, बंकर की खुदाई कर रहे थे, एक पत्थर के नीचे खुदाई कर रहे थे। तो वो जल्दी दौड़कर आया और उसने कारगिल में जो सेना का वहां पे चौकी थी हिंदुस्तान की, वहां पर उनको बता दिया कि इस प्रकार की वहां पर घटना मैंने दिखाई दी है मुझे। तो उसके बाद होता क्या है कि 5 मई को पेट्रोलिंग की जाती है और 5 आदमियों को, 5 जवान जो थे उनको भेजा जाता है कि आप वहां पर देखो क्या हो रहा है। जैसे ही 5 जवान वहां जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आते हैं। जब आतंकवादियों ये वहां की आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको नीचे से चढ़ता हुआ देख लिया तो उन्होंने गोली मार के उनको मार दिया। तो जो पाकिस्तान का ऑपरेशन था उस समय, जो ऑपरेशन था परवेज मुशर्रफ ने चलाया था, वो था अल बदर। अल बदर ऑपरेशन, जैसे हमारा ऑपरेशन था विजय, हमारा हिंदुस्तान का जो कारगिल में ऑपरेशन चलाया गया था थल सेना के द्वारा, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और जो वायुसेना ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। और जो नेवी ने चलाया था, जल सेना ने चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। तो कई बार इन से पॉइंटों से भी प्रश्न आ चुके हैं। एक बार तो केबीसी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो नेवी थी हमारी, वो जल सेना थी, उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो उन नेवी का ऑपरेशन था ऑपरेशन तलवार। तो मैं आपको बता दूं कि 5 मई को जैसे पेट्रोलिंग करने के लिए टीम को भेजा जाता है, लगभग 5 जवानों को भेजा जाता है, तो वो 5 जवान शहीद हो जाते हैं। तो 9 मई को भारत ने जो 9 मई को एक बड़ी घटना होती है। 9 मई को होता क्या है कि वहां से तोप के गोले दाग दिए जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान का जो एमोनेशन का बंकर होते हैं, एमोनेशन का जहां सामान रखा जाता है, गोला बारूद वगैरह, वह पे काफी बंदूकें और हथियार रखे जाते हैं। एक गोला आकर वहां पर गिर जाता है। कब? 9 मई 1999 को। तो वहां पर जैसे गोला गिरता है तो वो जो एनिमेशन का सामान था वो फट जाता है और एक पल में वो पूरा का तो पूरा तबाह हो जाता है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान को 127 करोड़ का एक पल में, एक झटके में नुकसान हो जाता है। 127 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है हिंदुस्तान को। तो उसके बाद शुरू होता है कारगिल का युद्ध। तो 19 मई को ऑपरेशन विजय जो है वो शुरू किया गया था। 19 मई को ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था और 140 पोस्टें जो थी वो पाकिस्तान के अधिकार में चली गई थी। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था। भारत ने फिर अमेरिका से एक मदद मांगता है कि उस समय भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसने
एक डिमांड की कि अमेजिंग अमेजिंग सैटेलाइट की, कि आप ऊपर से देखो, वहां की सैटेलाइटें, वहां की जो तस्वीरें हैं वो हमारे को दो, कि हम देखेंगे कितनी चेक पोस्टों पर कब्जा किया है। लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने 1971 में भी धोखा दिया है। धोखा तो क्या, एक एक अकेला कर दिया था। मैंने पिछली वीडियो में मैंने जब 1971 के युद्ध के बारे में बताया तो हिंदुस्तान उस समय भी अकेला पड़ गया था। केवल उस समय रशिया ने, रूस ने ही हमारा साथ दिया था। तो 140 पोस्टों पे कब्जा हो गया था और अमेरिका ने जो सैटेलाइट थी उसको देने से, उसकी इमेजेस देने से मना कर दिया था, और इंडिया को उसने मना कर दिया था। लेकिन उस समय जो, जैसे आज हमारे पास फाइटर जेट हैं, बड़े बड़े हमारे पास जो हथियार हैं, तो कई प्रकार के टैंक हैं जो काफी इंप्रूवमेंट की है 2011 के बाद। तो उस समय इतना नहीं था हमारे पास। वहां उस समय के जैगवार हुआ करते थे, जो लड़ाकू विमान थे, जैगवार जिनको बोलते थे, वो हुआ करते थे। और आज के राफेल उस समय नहीं हुआ करते थे। जो राफेल है आजकल जैसे गया और पाकिस्तान में मार के वापस भी आ गया, तो उनको पता भी नहीं चला कि कहां से आया था और कहां से को वापस ये चला गया। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जैसे ही भारत डिमांड करता है तो अमेरिका मना कर देता है। तो उसके बाद फिर शुरू होता है 19 मई को ऑपरेशन विजय शुरू होता है। तो होता क्या है इसमें कि उस समय जो मेजर थे राजेश अधिकारी को एक टीम, उसने उन्हें एक टीम बनाई और वो अपनी टीम को लेकर ऊपर चले जाते हैं। तो वो जो थे वो पहाड़ी के ऊपर थे। वो पहाड़ी के ऊपर थे। जैसे ही हमारे आर्मी के जवान ऊपर चढ़ते थे तो वो ऊपर से गोलाबारी शुरू कर देते थे और गोलियां मार के उनको खत्म कर देते थे। उनको आसानी थी नीचे को हमारी सेना को हिट करने के लिए। लेकिन हमारे जो सैनिक थे उनको चढ़ने के लिए, आप ये देखो कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, केवल 200-250 मीटर हाइट है। उस पर चढ़ते हैं तो कितना सांस फूल जाता है। लेकिन यहाँ पर 18,000 फीट की हाइट थी, जहां पर ऑक्सीजन की भी बहुत कमी हो जाती है। यहाँ पर गोलियां, बंदूकें, हथियार, जो ग्रेनेड होते हैं, बम होते हैं, उनको ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन हमारे वीर जवानों ने, जब उनको नीचे से इंस्ट्रक्शन आता था कि आपको उनको खाना भेज दें या खाना भेज रहे हैं, तो वो हमारे जवान ऐसा ऊपर से वायरलेस में बोलते थे कि खाना नहीं चाहिए, हमें बंदूक की गोलियां भेज दो नीचे से। खाना हमको नहीं चाहिए, बंदूक की गोलियां भेजो। तो जैसे ही कर्नल मेजर राजेश अधिकारी अपने साथ मेजर अजीत सिंह को ले जाते हैं। मेजर अजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि हमको ये पहले से बता दिया गया था कि ऊपर आपको 1 किलो भी ज्यादा जो वजन है वो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि साथ में खाना भी ले जाना पड़ता था साथ में। अब उनको वहां पे कुकिंग करके कौन देता था, तो वहां से उनको खाना भी साथ में ले जाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने ये बताया था, मेजर अजीत सिंह ने ये बताया था कि हमने खाना ना लेकर जो बुलेट थी उनको ज्यादा लेना बेहतर समझा था। और वो ऊपर चढ़ जाते हैं किसकी निगरानी में, मेजर राजेश अधिकारी की निगरानी में। तो जैसे ही वो नजदीक पहुंचते हैं, 11 घंटे, जब उन नीचे से उनको 11 घंटे लगते हैं ऊपर पहुंचने में। 11 घंटे जब वो चलते चलते ऊपर पहुंचे तो जो पाकिस्तानी फौज थी उन्होंने ऊपर से उनको देख लिया और वहां पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में मेजर जो राजेश अधिकारी थे वो शहीद हो गए और उनके साथ 2 और जवान भी शहीद हो गए। जो बचे हुए थे मेजर अजीत सिंह के साथ, वो एक पत्थर के पीछे वहीं पर छिप गए, क्योंकि उनको नीचे से काफी ढांक थी, काफी चढ़ाई थी, तो वहां वो पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। उसके बाद जो नीचे कर्नल थे बासप्पा रविंद्रनाथ ने एक 120 आदमियों की टीम बनाई। 120 आदमियों की टीम बनाई और उन टीमों को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांट दिया। एक का नाम रखा अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। 3 टीमें थी। एक का नाम रखा था अर्जुन,
और दूसरी का भीम और तीसरी का अभिमन्यु। तो ये तीन टीमें जो है ये ऊपर भेज देते हैं कर्नल बसप्पा रविंद्रनाथ, और नीचे से उनको लीड कर रहे थे वो। जैसे ही वो एक पॉइंट है ऊपर, एक हिल है जिसको गन हिल के नाम से भी जानते हैं, यानी 5140 जिसको बोलते हैं .5140 गन हिल, वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। और वहां पर जो कर्नल योगेश कुमार जोशी थे उनको एक ग्रुप में वहां भेज दिया जाता है उनको रेस्क्यू करने के लिए। जो टीम पहले से अजीत सिंह की टीम वहां पे फंसी हुई थी उसको रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया जाता है। और उन्होंने उनके जो ग्रुप था, पहला ग्रुप बनाया था उन्होंने लेफ्टिनेंट, उसमें रखा था लेफ्टिनेंट शिव सिंह को। शिव सिंह जो लीड कर रहे थे वो ग्रुप ए को कर रहे थे। दूसरा ग्रुप बनाया था जिसके ग्रुप का लीडर था विक्रम बत्रा। वो विक्रम बत्रा जिसको एक मूवी भी बनी है जिसको शेरशाह मूवी आप लोगों ने देखी है, ये इन्हीं विक्रम बत्रा के नाम पर बनी है। तो जैसे ही ये ऊपर चढ़ते हैं और इस हिल पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर वो पहुंचकर दो टीमों वो एक दो टीम बना, तीन टीमें जो बनी हुई थी, एक का काम था उन पर पीछे से हमला करना, एक का काम था एक ऊपर से उनको जाकर घेर कर हमला करना, क्योंकि अगर एक साइड से वो ऊपर को जाते हैं तो वो सीधी गोलीबारी कर देते थे। एक टीम का काम था कि वो यहां से जाएगा और यहां पर हमला करेगा, एक टीम का काम था वो इस साइड से जाकर हमला करेगा, और जो तीसरी टीम थी अभिमन्यु, उसका काम था इन दोनों टीमों का उनको रिकवर करना, इनको कवर फायर देना, इनका तीसरी टीम का काम था। और ये अंततः जो विक्रम बत्रा थे ये ऊपर पहुंच जाते हैं और उस हिल पर, जो गन हिल जिसको कहा जाता था, उस टॉप पर अपना अधिकार कर लेते हैं और सभी उन गीदड़ों को, पाकिस्तानियों को मार देते हैं। कुछ पाकिस्तानी वहां से भाग जाते हैं, कुछ को मार देते हैं, ज्यादातर मारे गए थे। और इन्हीं के नाम पर बनाया गया था शेरशाह मूवी। जब वहां पे विक्रम बत्रा पहुंचते हैं तो आपने LOC मूवी भी देखी होगी, वहां पे बोलते हैं दिल मांगे मोल, ये इनका कोड रखा गया था। जैसे ही ये ऊपर पहुंचते हैं तो मेजर राजेश अधिकारी को वायरलेस में बोलते हैं दिल मांगे मोल। अगर इन्होंने ये तय किया था कि हम वहां पे पहुंच जाएंगे ऊपर, वहां पे हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, उस हिल को अपने अंडर ले लेते हैं, तो हमारा ये नारा होगा दिल मांगे मोल। तो उन्होंने नीचे वायरलेस किया कि दिल मांगे मोल, तो मेजर राजेश सिंह अधिकारी ये समझ जाते हैं कि हमारे जवान उस हिल पर पहुंच गए। और यहाँ पर कोई शहादत नहीं हुई है, ये खुशी की बात थी कि यहाँ पर हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ था। तो और जो फंसे हुए थे मेजर अजीत सिंह के साथ, उनको भी सही से उन्होंने बचा लिया था। उसके बाद जब विक्रम बत्रा वापस नीचे आते हैं, तो उनकी बहादुरी के लिए उनको विक्रम बत्रा को कर्नल बना दिया जाता है। जो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट से उनको कर्नल बना दिया जाता है। और उसके बाद फिर उनको एक टॉप है, जो पहाड़ियां हैं वहां पे कई पहाड़ियां हैं, तो एक टॉप है 4875 वहां पे उनको भेजा जाता है 8 जुलाई को विक्रम बत्रा को ऊपर भेजा जाता है और उनका प्रमोशन करके उनको कर्नल बना दिया गया था। तो जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं तो पाकिस्तानियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद कुछ पाकिस्तानी वहीं पे मारे गए और कुछ भागने लगे थे, कुछ नीचे भागने लगे। तो इसी बीच विक्रम बत्रा ने देखा कि एक उनके साथी को टांग में गोली लगी थी। तो जैसे ही वो उनको उठाते हैं, अपने कंधे पर उठाते हैं, तो जो भाग रहे पाकिस्तानी थे उनमें से एक पाकिस्तानी ने पीछे मुड़कर गोली विक्रम बत्रा की तरफ चला देता है। तो वो गोली सीधा ही विक्रम बत्रा की छाती में लगती है और विक्रम बत्रा इस टॉप पर शहीद हो जाते हैं। और इस टॉप का नाम आज उसके बाद फिर बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है, यानी बत्रा हिल के नाम से भी इसको जाना जाता है।
4875 टॉप को नाम बदलकर बत्रा टॉप रखा गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि किस टॉप को बत्रा टॉप के नाम पर रखा गया है। तो 4875 जो टॉप है उसको बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैं आपको बात करूं कि उस समय के जो हथियार थे वो ले जाना भी मुश्किल था। तो उस समय एक तोप थी, हमारे जो वहां उस समय के एक्स प्रधानमंत्री हुए थे, जो हथियार बफोर्स तोप, उस समय की कौन सी बफोर्स तोप थी जो कि राजीव गांधी ने खरीदी थी, राजीव गांधी ने खरीदी थी। और आपने न्यूज में भी सुना होगा, जो उस समय के आदमी अगर होंगे तो न्यूज में भी सुना होगा कि राजीव गांधी के ऊपर तोफ का इल्जाम लगा के उन्होंने तोफ घोटाला किया है। तो वो बफोर्स तोफ थी। तो ये जब नीचे से गोला दागते थे तो ये 40 किलोमीटर के उस पार भी सटीक निशाना लगा देती थी। सटीक निशाने का मतलब होता है कि जो निशाना चुना जाए, उसी जो टारगेट चुना जाता है उसी टारगेट पर वो फायर करके निशाना साधती है। तो ये बफोर्स जो थी हमारे स्थल सेना के लिए ये बहुत ही उस समय बहुत ही अच्छी सिद्ध साबित हुई थी। तो ये राजीव गांधी ने मंगवाई थी। तो जो वायुसेना थी, वायुसेना का ऑपरेशन था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर जो था वो 26 मई को शुरू किया गया था। 26 मई को शुरू किया गया था सफेद सागर। तो मैं आपको बता दूं उस समय जब पीओके के लिए एरोप्लेन, ये जो फाइटर जेट थे, फाइटर जेट तो उस समय नहीं थे लेकिन जैगुआर हुआ करते, जैगुआर जाते हैं। उसमें एक हमारे पायलट थे, एक हमारे वायुसेना के सैनिक थे, उनका नाम था नचिकेता। नचिकेता जैसे ही पीओके में पहुंचते हैं तो जैसे आपने देखा अभिनंदन गिरे थे, अभिनंदन गिरे थे, उन्होंने नीचे से गोली मार दी, तोप के साथ जो हमारा जो जहाज था उसको उड़ा दिया था। तो वो पैराशूट के जरिए पीओके में गिरते हैं। बाद में फिर उनको छोड़ दिया गया था, जैसे ही अभिनंदन को छोड़ दिया गया था उस समय उनको भी छोड़ दिया गया था बाद में। तो नचिकेता जब वहां पे गायब हो जाते हैं तो 27 मई को, ये 27 मई को वहां पे गिरे थे। उसके बाद अजय आलूवालिया नचिकेता को ढूंढने जाते हैं। जो नचिकेता पायलट थे हमारे, जो जवान थे, उनको ढूंढने के लिए आलूवालिया जाते हैं, अजय आलूवालिया जाते हैं नचिकेता को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं उन्होंने नीचे से जो उनके पास हथियार थे, जो तोहफे थी, जो उन्होंने उसको खत्म कर दिया था। और स्टीगर मिसाइल ने उनको निशाना बना के उनका जहाज खत्म कर दिया। तो उन्होंने जो आलूवालिया थे, अब उनके पास तो कोई भी रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने भी पैराशूट से नीचे जंप लगा दिया। जैसे ही वो पैराशूट से नीचे जंप लगा दिया उन्होंने, तो जो वहां के सैनिक थे, आतंकवादी थे या सैनिक जो भी थे वो आतंकवादी ही हैं, तो उन्होंने इतनी गोलियां मारी थी आलूवालिया जी को, इतनी गोलियां मारी थी कि उनके चिथड़े नीचे गिरे थे, उनके टुकड़े टुकड़े नीचे गिरे थे ये आलूवालिया, अजय आलूवालिया के। तो उसके बाद मैं बता दूं आपको, जो हेलीकॉप्टर थे, 4 हेलीकॉप्टर को भेजा गया था, 40 जो हमारे हेलीकॉप्टर थे उनको भेजा गया था। तो उस समय जो आज हम गोलियां छोड़ने के लिए, बम छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर के उनके जो हथियार रखने के लिए होता है उनके पास, वो नहीं हुआ करता था, वो एक्स्ट्रा बाहर से जोड़ दिया गया था। लेकिन 3 के साथ जोड़ दिया गया था और 1 के साथ नहीं जोड़ा था। तो वो जैसे ही जाते हैं तो जो नीचे से मिसाइल होती है, उनकी जो रडार मिसाइल होती है, स्टीगर मिसाइल जिसको बोलते हैं, स्टीगर मिसाइल जो होती है वो नीचे से पता लगा लेती है, जैसे गर्मी का आभास करके, ऊष्मा का आभास करके पता लगा के उसका निशाना लगा देती है। तो 3 हेलीकॉप्टर के पास ये मौजूद थी, वो लगा था, वो सिस्टम लगाया गया था, लेकिन चौथे के पास नहीं था। इसी के कारण उस चौथे हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दिया था, नीचे उसको गिरा दिया गया था। और आगे बता दूं, 24 जून 1999 को जो एक
दो पायलट थे, दो पायलट जैगवार में चले हुए थे। अब जो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग थी, वो भी जो वायुसेना थी वो भी अटैक कर सकती थी। तो इसीलिए हमारी जो वायुसेना सफेद सागर था, वो पठानकोट एयरबेस, श्रीनगर से और यहां से उनको पूरा अमृतसर से पूरा उनको लीड कर रहे थे। अगर कोई पाकिस्तान से हेलीकॉप्टर उड़ता है, उनका कोई जहाज आता है हमारे पीओके मतलब पीओके को घेर कर लद्दाख की बाउंड्री में आता है, तो उसको मार गिराया जाए। तो इसकी पेट्रोलिंग करने के लिए दो जैगवार जो है वो भेजे गए थे। और एक जवान थे, छोटी उम्र के जवान थे, और एक में थोड़ा उनसे सीनियर जवान थे। तो जैसे ही वो पीओके में घुस जाते हैं, तो वहां के उन्होंने जो जवान थे, उन्होंने देखा कि वहां पर बंकर थे और उनका जो अड्डा था सेना का अड्डा था, और वहां पे काफी जो उनके हथियार थे वो थे। तो उसने भी एक लेजर गन होती है जो बिल्कुल स्टिक निशाना लगाती है। अगर जहाज यहां वहां भी हो जाता है तो उसका निशाना बिल्कुल नहीं चुकता है। तो उसने अपने एक सिन्हा को पूछा कि सर, मैंने इनका जो टारगेट है वो फिक्स कर लिया है, तो क्या करूं, मैं इनको उड़ा दूं? तो सिन्हा ने बताया कि आप ऐसा करो कि आप इस वक्त हैं कहां, पाकिस्तान की बाउंड्री में है या हिंदुस्तान की बाउंड्री में? तो उन्होंने बताया कि सर, मैं पाकिस्तान की बाउंड्री में हूं, मैं पीओके में हूं। तो उन्होंने उसको चलाने से मना कर दिया कि आप ये मत करो, क्योंकि आप वापस आ जाओ। तो हुआ ऐसा कि वहां पर जो परवेज मुशर्रफ था वो भी वहां पे था, उस समय वहां पे था, और नवाज शरीफ भी उस समय वहां पे था। अगर ये जवान उस समय वहां पे फायर कर देता तो वो ये दोनों ही उड़ जाते, परवेज मुशर्रफ भी उड़ जाता और नवाज शरीफ भी उड़ जाता। तो जो सीनियर थे ए के सिन्हा, उन्होंने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। एक मैंने आपको बता दूं कि जो यहाँ पे एरिया था, ये एरिया, 4 एरिया जो था, इनको जो एनएच है, इनके 4 जगह पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया गया था। एक का था मस्कोक, एक एक था द्रास, और एक काक्सर था, और एक बटालिक था। और सबसे ज्यादा जो युद्ध हुआ था, वो ज्यादा लड़ाई जो है वो द्रास में हुई थी। जो सबसे ज्यादा लड़ाई द्रास में हुई थी। और अंततः टाइगर हिल, जो टाइगर हिल है, उसको जीत कर हमने हिंदुस्तान ने वहां पर विजय अभियान को, अपने जो मिशन विजय था उसको सक्सेस बनाया था। और एक योगेंद्र सिंह यादव थे, वो भी उस लड़ाई में गए थे, लेकिन उनको परमवीर चक्र मिला है और वो आज भी जिंदा है। परमवीर चक्र उनको मिला है, वो आज भी जिंदा है। तो उनके मैंने इंटरव्यू में देखा था कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने कई जवानों के साथ जब ऊपर पहुंचता हूं तो वहां पे बर्फ ही बर्फ थी, जैसे ही बर्फ ही बर्फ थी, तो अचानक ही हम पे हमला हो जाता है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो मुझे भी गोली लग गई थी। उन्होंने ये बताया है, योगेंद्र सिंह यादव ने ये बताया कि मुझे भी गोलियां लग गई थी और मैं बेहोश होकर अपने आर्मी जवानों के नीचे दब गया था। कई जवान आकर मेरे ऊपर गिर गए थे। तो मैंने जैसे ही देखा तो मेरी आंखें खुली थी, लेकिन मेरे पांव में, टांगों में उनको 11 गोलियां लगी थी। तो कई हिस्सों में गोलियां लगी थी, लेकिन उनकी जो छाती थी वो सेफ था और उनका जो ब्रेन था वो भी सेफ था। तो उन्होंने देखा कि एक जो आर्मी वाला था पाकिस्तान का, उसने AK-47 बोलता है मेरी तरफ घुमाई। जब AK-47 मेरी छाती की तरफ दागी तो मुझे ये लगा कि अब तो मैं मर ही गया। तो उसने एक गोली चलाई जो कि मेरे सीधे सीने से टकराई। तो मुझे ये यकीन हो गया था कि मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई है। लेकिन उस ईश्वर का, कुदरत का करिश्मा ऐसा था कि उनकी जेब में एक पर्स था, एक बटुआ था। पर्स में 5-5 रुपए के सिक्के रखे हुए थे, और वो संयोग बस से जो गोली मारी गई थी वो 5 रुपए के सिक्के के साथ टकराकर उसका जो टकराकर वापिस हो गई थी गोली। तो मुझे ये यकीन हो गया था कि मैं आज बिल्कुल मर गया हूं। तो लेकिन जैसे ही बोलता है, मैंने देखा कि मैं फिर
मुझे होश आया कि मैं जिंदा हूं, तो वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने नीचे से ऐसा मेरे यहाँ पे एक बम रखा हुआ था, मैंने पिन निकाली बम की और एक हाथ मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, एक हाथ से मैंने बम को गिराया। तो उसने एक हुड पहनी हुई थी, वहां का जो आर्मी वाला था, हुड पहनी हुई थी, वो बम उसकी हुड में जाके गिरा। तो 5 सेकंड के बाद वो बम फट जाता है। जैसे ही वो हुड में गिरता है तो वो बम फट गया और उसके चिथड़े चिथड़े हो गए और वो आकर मेरे पे गिर गया। वो पाकिस्तानी मेरे ऊपर गिर गया, तो उनमें खलबली मच गई। उनको ऐसा लगा कि नीचे से और हिंदुस्तानी आर्मी आ गई है, तो यहां वहां वो भागने लगे। इतने में मैंने एक ही हाथ से वो बंदूक उठाई, उस पाकिस्तानी आर्मी वाले की बंदूक उठाई और मैंने उनकी तरफ निशाना लगाते हुए उनको, लगभग 6-7 आदमी थे, उनको वहीं पे ढेर कर दिया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं अब यहां से जाऊं तो अब हिंदुस्तान किस तरफ है और पीओके किस तरफ है। तो मैंने फिर एक अंत में एक निर्णय लिया कि मैं यहां से नीचे लुढ़क जाता हूं। तो मैं लुढ़कता लुढ़कता जैसे नीचे पहुंचता हूं तो मुझे अपने इन हिंदुस्तान आर्मी वाले मिल जाते हैं। जैसे ही मुझे वो मिल जाते हैं तो मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे वो उठाकर ले जाते हैं श्रीनगर। श्रीनगर के वहां पर जम्मू हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो जैसे ही मुझे होश आया तो हम हिंदुस्तानी जो थे वो ऑपरेशन विजय को जीत चुके थे। अंत में 4 जुलाई को पाकिस्तान का नवाज शरीफ जो है अमेरिका के पास जाता है, जो उस समय के वहां के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। बिल क्लिंटन के पास जाता है और कुछ मदद मांगता है, लेकिन उन्होंने भी मदद देने से इनकार कर दिया था। पूछा कि आपने युद्ध शुरू किया है कि हिंदुस्तानियों ने? तो उसने कहा कि हमारे सैनिक गए हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। तो परवेज मुशर्रफ भी उस समय चाइना के पास गया था, चाइना के पास गया था और इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास भी पहुंच गई थी और दुनिया को यह बता दिया था कि वहां पर परवेज मुशर्रफ ने चाइना में ये बताया था कि हमारे जो सैनिक है वो हिंदुस्तान में गए हैं। तो इस तरह से हुआ था ये कारगिल का युद्ध, और कारगिल युद्ध को अंततः हिंदुस्तान फिर जीत लेता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।